चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि एक मोटिवेशन का कोटेशन है। इसमें दिया है किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियमित बना देना ही अभिप्रेरणा है। यह परिभाषा किसकी है? किसी कार्य को मतलब किसी भी वर्क को स्टार्ट करना, उसे कंटिन्यू करना और रेगुलर बना देना ही मोटिवेशन है। ये डेफिनेशन किसकी है? ऑप्शन दिया है वुडवर्ड, दूसरा है गुड, तीसरा है स्किनर, चौथा है इनमें से सभी। तो जो ये परिभाषा है ये परिभाषा गुड की है। तो इसको मैं याद कराने की कोशिश करती हूँ। जैसे हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, लाइक आप जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप पढ़ाई को ले लीजिए। जैसे हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे घर वाले बोलते हैं ना कि आज पढ़ाई करने तो बैठ गए, लेकिन ये कब तक चलेगा। लेकिन जब हम जैसे जैसे उसको रेगुलर करने लगते हैं, मतलब कि डेली करने लगते हैं, उससे एक रूटीन बना लेते हैं, रूटीन बना के पढ़ने लगते हैं, तो हमारे घर वाले बोलते हैं ना गुड, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, यानी कि हमें गुड बोलते हैं। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। और वहीं पे वुडवर्ड की परिभाषा है कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों की वह दशा है, अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। और वहीं स्किनर की परिभाषा जो कि बहुत ही फेमस परिभाषा है कि अभिप्रेरणा ही अधिगम का राजमार्ग है, अभिप्रेरणा ही अधिगम का राजमार्ग है। ये शायद रिसेंटली यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है समीपता का सिद्धांत किसने दिया था? समीपता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन में है फ्रायड, थॉर्नडाइक, गुथरी, इनमें से कोई नहीं। तो समीपता का जो सिद्धांत है वो दिया है गुथरी ने। और इसको मैं आपको एक फ़नी से ट्रिक से याद कराती हूँ। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, तो उसका गूँथ के गुथरी बनाते हैं। तो जब हम आटा गूँथते हैं तो वो काफ़ी समीप आ जाता है, सारा आटा जो है वो समीप आ जाता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आटा के गूँथने का जो समीपता, आटा के गूँथने पर जो समीप आ जाता है, वो सिद्धांत दिया है गुथरी ने। ये काफ़ी फ़नी ट्रिक है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस याद होना चाहिए, वो जैसे भी हो। तो समीपता का सिद्धांत है गुथरी ने दिया है। आटा गूंथते हैं तो वो समीप आ जाता है, वो है समीपता का सिद्धांत जो कि गुथरी ने दिया है। फ्रायड, जो फ्रायड है इनको स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक के रूप में माना जाता है। ये जो फ्रायड है ये स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक है। वहीं पे जो थॉर्नडाइक है इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, प्रयत्न भूल का सिद्धांत दिया है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के साथ साथ इन्होंने बालू का सिद्धांत भी दिया है। अगला प्रश्न है वार्षिक परीक्षा किस मूल्यांकन से संबंधित है? वार्षिक परीक्षा किस मूल्यांकन से संबंधित है? ऑप्शन है सतत मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है इन्हें एक साथ यूज किया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, इसका प्रश्न का उत्तर है योगात्मक मूल्यांकन। साल में जो एक बार परीक्षा होती है जिसे वार्षिक परीक्षा कहते हैं, वो योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है पागलों पर अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? पागलों पर अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन है पावलोव, दूसरा है सिगमंड फ्रायड, तीसरा है नॉम चॉम्स्की और चौथा है बीएफ स्किनर। तो पागलों पर जो अध्ययन है उसे सिगमंड फ्रायड ने किया था। और ये जो पावलोव है इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते की लार ग्रंथि पर इन्होंने प्रयोग करने की वजह से इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और ये रशिया के मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। नॉम चॉम्स्की जो कि भाषा विकास से संबंधित है, इन्होंने ही एलईडी डिवाइस के बारे में बताया है। इन्होंने कहा है कि जो हम भाषा सीखते हैं, हमारे मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है, एलईडी डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन और डिवाइस। ये जो है नॉम चॉम्स्की से संबंधित है। और बीएफ स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ये एक व्यवहारवादी है। अगला प्रश्न है कौन सा परीक्षण लियोपोल्ड वैलक से संबंधित है? कौन सा परीक्षण जो है वो लियोपोल्ड वैलक से संबंधित है? पहला है आईबीटी टेस्ट, दूसरा है टीएटी टेस्ट, तीसरा है सीएटी, चौथा है डब्ल्यूएटी। तो पहले आईबीटी टेस्ट के बारे में जानते हैं। ये जो है पहला आईबीटी टेस्ट, इसको दिया था, मतलब इसको जो बनाया था 1921 में हरमन रोड्सा ने बनाया था। हरमन रोड्सा एक स्विट्जर के मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं। और इसमें इन्होंने 10 कार्ड दिए थे पूरे आईबीटी परीक्षण में। दूसरा टीएटी परीक्षण, जिसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं, इंग्लिश में इसे थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट कहते हैं। ये जो टीएटी परीक्षण है इसको थीमेटिक
एपरसेप्शन टेस्ट कहते हैं। इसको बनाया था मॉर्गन एवं मुर्रे ने। इसमें टोटल 30 कार्ड थे और इसको 1935 में बनाया गया था। 10 कार्ड में मेल का चित्र था, मतलब कि 10 कार्ड में महिलाओं के चित्र थे, 10 कार्ड में पुरुषों के चित्र थे और 10 कार्ड में दोनों मिक्स था। और जो ये तीसरा परीक्षण है, तीसरा जो है CAT परीक्षण, यानी कि चिल्ड्रेन एपरसेप्शन टेस्ट, चिल्ड्रेन एपरसेप्शन टेस्ट, ये बालकों का अंतर्बोध परीक्षण है। बालकों का, ये बालक के लिए है। 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए CAT परीक्षण है और इसमें भी पूरे 10 कार्ड हैं और सभी पर जानवरों के चित्र हैं। पहले तो TAT परीक्षण आया था, लेकिन ये बालकों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन इसमें जो कार्ड थे उस पर ऐसे चित्र थे जिससे बालक का उनसे कोई लेना देना नहीं था। और बालक को तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो आता है वो कार्टून में हो गया और जानवरों के चित्र में आते हैं। इसीलिए TAT परीक्षण जो आया था वो 1935 में आया था और CAT परीक्षण उसके बाद 1948 में आया। और इसमें 10 कार्ड थे पूरा, और 10 कार्ड पे पूरा जानवरों के चित्र थे। इसके बाद आया है और चौथा है WAT, यानी कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं शब्द साहचर्य परीक्षण। और पहली बार शब्द साहचर्य परीक्षण का प्रयोग जो है वो 1879 ईस्वी में गॉल्टन ने किया था और इन्होंने 75 शब्द बताए थे। और दूसरा जो परीक्षण है इसका, मतलब WAT का दूसरा जो परीक्षण है, इसे युंग ने किया 1910 में, इन्होंने 100 शब्द बताए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है CAT परीक्षण, यानी कि चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट। अगला प्रश्न है, टेलर ने सृजनात्मकता के कितने स्तर बताए हैं? टेलर ने सृजनात्मकता के कितने स्तर बताए हैं? तो टेलर ने सृजनात्मकता के कुल 5 स्तर बताए हैं। इसको भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ इसके लिए, एक बहुत ही फनी सी ट्रिक है जो मैंने बनाया है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, टेलर ने सिलाई के कितने स्तर बताए हैं? टेलर ने सिलाई के कितने स्तर बताए हैं? तो इन्होंने 5 स्तर बताए हैं। पहला जो होता है उसका नाम है सृजनात्मक, पहला स्तर है वो सृजनात्मक या अभिव्यक्तात्मक, यानी कि नई राय देना। जब हम टेलर के पास कपड़ा लेकर जाते हैं तो उसको कैसे सिलना है, कैसे बनाना है, वो हम उसको राय देते हैं, मतलब एक नई राय देते हैं। दूसरा है उत्पादक, यानी कि खोज करना या बनाना। तो उसके बाद जब हम उसको बताते हैं, फिर दूसरा जो है, फिर वो टेलर उसको बनाता है, वैसे ही बनाता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा है अन्वेषणात्मक, यानी पुरानी वस्तुओं को नए तरीके से यूज़ करना। तो जब वो हमारा कपड़ा बनाता है तो उसमें उसके पास जो भी पुरानी चीज़ें बची होती हैं, जैसे कि लेस वगैरह हो गया, लटकन वगैरह हो गया, तो उसमें कपड़े में लगाकर उसको नए तरीके से यूज़ कर देता है। तो ये तीसरा हो गया। चौथा है नवाचारी, एक अमूर्त सिद्धांत देना, मतलब कि उसको एक नया बना देता है, एक अलग टाइप से उसको नया बना देता है, वो अपने सोच से कुछ करके। और जो 5वां है, यानी कि लास्ट है उद्यात्मक, यानी कि ढेर सारे अमूर्त विचार देना, यानी कि वैसे देखें तो तैयार हो जाना। तो इसकी जो 5 मतलब कि टेलर ने जो 5 स्तर बताए हैं, सृजनात्मकता पहला, दूसरा उत्पादक, तीसरा अन्वेषणात्मक, चौथा नवाचारी और 5वां है उद्यात्मक। तो ये थे 5, एक फ़नी सी ट्रिक थी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अब याद करना है, आप जैसे भी याद करें, आपके ऊपर है। अगर अच्छी लगी हो तो ठीक है, अगर आपको ऐसे याद हो जाए तो। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना स्टीवेंसन के किस मापन के अंतर्गत आता है? भारत की जनगणना स्टीवेंसन के किस मापन के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है नामित मापन, दूसरा है क्रमिक मापन, तीसरा है अंतराल। पहले ये बताती हूँ मैं आपको, भारत की जनगणना जो है स्टीवेंसन के किस मापन के अंतर्गत है। तो स्टीवेंसन ने मापन के कुल 4 स्तर बताए थे। ऑप्शन है नामित मापन, दूसरा है क्रमिक मापन, तीसरा है अंतराल मापन और चौथा है अनुपातिक मापन। तो जो नामित मापन है वो नाम के आधार पे होता है। क्रमिक मापन जो है वो क्रम के आधार पर किया जाता है, जैसे बच्चों का रोल नंबर। और तीसरा जो है अंतराल मापन, इसमें नाम भी होता है और साथ ही साथ क्रम भी होता है। और चौथा है अनुपातिक मापन, जो कि इसकी कोई निश्चित इकाई नहीं होती है, जैसे पानी और चीनी का जो अनुपात हो गया, ये अनुपातिक मापन होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अंतराल मापन, क्योंकि भारत की जब जनगणना होती है तो उसमें नाम भी होता है, क्रम भी होता है। अगला प्रश्न है, अनुभववाद के जनक कौन है? ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, दूसरा है वाटसन, तीसरा है विलियम वुड, चौथा है जॉन लॉक। तो अनुभववाद के जो जनक हैं, अनुभववाद के जनक हैं वो हैं जॉन लॉक।
पेस्टोलॉजी, जो पेस्टोलॉजी है वो बाल मनोविज्ञान के जनक हैं। वाटसन जो है वो व्यवहारवाद के जनक हैं। ये पेस्टोलॉजी बाल मनोविज्ञान के जनक, वाटसन व्यवहारवाद के जनक, और विलियम वुंट जो है इन्होंने पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? लीजिए क्वेश्चन आ गया। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1879 ईस्वी में। ये 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में विलियम वुंट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है? कंडीशंस ऑफ लर्निंग ये पुस्तक जो है वो किसकी है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा है जॉन डीवी, तीसरा है रॉबर्ट गेने, चौथा है मैकडूगल। तो ये जो पुस्तक है ये है रॉबर्ट गेने की। ये यूपीटीटी शायद 2019 में पूछा गया था कि कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है। वहीं थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम है फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी। जॉन डीवी की बुक का नाम है द स्कूल ऑफ टुमारो, जॉन डीवी की बुक का नाम है द स्कूल ऑफ टुमारो। और मैकडूगल की बुक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। थॉर्नडाइक का कौन सा है? फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी, जॉन डीवी का है द स्कूल ऑफ टुमारो, रॉबर्ट गेने का कंडीशन ऑफ लर्निंग, और मैकडूगल का आउटलाइन साइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, बालू का सिद्धांत किसने दिया था? ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बालू का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसे दिया था थॉर्नडाइक ने। बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, और त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, और उसके साथ साथ ही और कौन सा सिद्धांत दिया था? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ये सब थॉर्नडाइक ने दिया था। पावलोव जो कि कुत्ते पर प्रयोग किए थे, एक रशियन मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। स्किनर जो कि व्यवहारवादी हैं, इन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। और पियाजे जो हैं, और पियाजे संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं। पियाजे को ही संज्ञानात्मक विकास का जनक माना जाता है, और इन्होंने ही इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो है अगला प्रश्न है, बालू का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसे थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने बालू के सिद्धांत के साथ साथ प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया है, और परमाणुवादी सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी पावलोव ने दिया है। और स्किनर ने जो है दिया है एवलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, और साधक का सिद्धांत भी स्किनर ने दिया है। पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं। इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं: संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, गेट्स के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? गेट्स के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 9। तो गेट्स के अनुसार जो संवेग हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रोध, भय, प्रेम, दया और कामुकता। क्रोध, भय, प्रेम, दया और कामुकता, ये गेट्स के अनुसार 5 संवेग होते हैं। अगला प्रश्न है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? तो और एक क्वेश्चन जो अभी हाल ही में यूपीटीटी में पूछा गया है कि कौन सा था क्वेश्चन, एक सेकेंड, भी याद नहीं आ रहा है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है ये दिया है जलोटा ने। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा। सामूहिक बुद्धि का परीक्षण जो है उसे जलोटा ने दिया है। और स्टर्न ने क्या दिया है? स्टर्न को बुद्धि लब्धि के विचार का जनक माना जाता है। स्टर्न को बुद्धि लब्धि के विचार का जनक माना जाता है। और टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वो सूत्र दिया है जो है MA/CA × 100। इसको टर्मन ने दिया है।
इसको जो है टर्मन ने दिया। अल्फ्रेड ब्रीने जो है ये मानसिक आयु के जनक हैं। अल्फ्रेड ब्रीने मानसिक आयु से संबंधित है। टर्मन जो है इन्होंने ये वाला सूत्र दिया है, इस वाले सूत्र को। और जलोटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और स्टर्न जो है उन्होंने बुद्धि लब्धि के विचार का जनक इनको माना जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम का संपोषण सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का संपोषण सिद्धांत किसने दिया है? तो अधिगम का संपोषण सिद्धांत हल ने दिया है। इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो व्यक्ति हल चलाएगा, वही जो हल चला के मेहनत करेगा उसी को अच्छा पोषण मिलेगा, उसको समान रूप से पोषण मिलेगा। ऐसे देखिए, जो व्यक्ति हल चला के मेहनत करेगा उसी को समान रूप से पोषण मिलेगा, यानी कि संपोषण। संपोषण समान रूप से पोषण, और हल चला के यानी कि हल। संपोषण का सिद्धांत जो है वो हल ने दिया है। कर्ट लेविन यानी जो कूट लेविन है, इन्होंने सीखने का तलरूप सिद्धांत दिया है। स्टेनले हॉल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। स्टेनले हॉल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया। कूट लेविन ने तलरूप का सिद्धांत दिया। और अल्बर्ट बांडूरा जो है इनको आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति शब्द का जो प्रथम प्रयोग है उसको विलियम जेम्स ने किया था। और ये जो मैकडूगल हैं इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। वाटसन जो है वो व्यवहारवाद से संबंधित हैं, व्यवहारवाद के जनक। और विलियम वुंट ने जो है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला को जर्मनी में खोला था। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।